Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, National Health Authority Scan and Share Services was launched as part of which of the following scheme? And correct answer is Ayushman Bharat Digital Mission. Next question was, consider the following statements regarding Himalayan griffon. एंड करेक्ट आंसर इज ओनली वन, क्योंकि ये यहाँ पर आप देखेंगे ये नियरली थ्रेटेंड कैटेगरी में इनको रखा गया है, ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में. ओके, सो without wasting any time, let's see what is in the news. So this first news is talking about जहाँ पर जो राइटर है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम को. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस एंटायर आर्टिकल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दी अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम, क्योंकि यहाँ से आपको प्री में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं. अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इसे 27 सितंबर 2017 में लेकर आया गया था. ठीक है, और यही वो टाइम है जब हम क्या बनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट वाज लॉन्च्ड. इसको लॉन्च किया गया था इन द कोलैबोरेशन एफर्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स. बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो भी डेवलपमेंट है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू, एक पार्टनरशिप के थ्रू रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करना इसके अंदर बात की गई थी. साथ ही इसके अंदर एक और चीज़ को फोकस किया गया था कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट हैं, सिटीजन्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो भी यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते हैं अब टूरिज़्म और हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए. साथ ही अगर कोई प्राइवेट वेंचर इसमें इंटरेस्टेड होता है तो वो भी किसी हेरिटेज साइट को अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर दी डेवलपमेंट. दिस वाज इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, जिसकी वजह से हमें मॉन्यूमेंट मित्रास नाम का एक इनिशिएटिव इनोवेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाई दिया गया था. विच मीन्स ऐसी कंपनीज या एजेंसी who would become Monument Mitra through the innovative concept of vision bidding, where the agency with the best vision for the heritage site will be given an opportunity to associate it pride with their CSR initiative. तो देखिए अब यहाँ पर कंसर्न क्या बताए जा रहे हैं. पहला कंसर्न बताया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं. कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जब टूरिज्म की बात की जाती है तो ये गवर्नमेंट और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे शुड प्रिजर्व आवर हेरिटेज साइट. बट विद दिस प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि क्या कि आउटसोर्स किया जा रहा है जो हमारे हेरिटेज हैं उनको. वहीं एएसआई का जो रोल है उसको बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइन यहाँ पर किया जा रहा है. देखिए, जब एएसआई की बात की जाती है तो दिस इज़ द अथॉरिटी हु नोज हाउ टू प्रिजर्व एंड व्हाट टू प्रिजर्व एंड व्हाट वी नीड टू लुक आफ्टर फॉर द हेरिटेज साइट. सो इन दैट केस जो एएसआई की एक्सपर्टीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसे यहाँ पर अंडरमाइन किया जा रहा है. वहीं अगर हम प्राइवेट फॉर्म्स की बात करें तो ये प्रॉफिट मोटिव होते हैं, रिजल्टेड इनटू व्हाट, ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो ओरिजिनल कल्चर है या हमारी हेरिटेज है उसको डिस्टर्बेंस भी कर सकते हैं. वहीं जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके रिलेशन है विद द हिस्टोरिकल साइट्स, उस पर भी यहाँ पे खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि इन लोकल कम्युनिटीज़ के पार्टिसिपेशन को कोई खास ध्यान नहीं दिया गया. जैसे जो टूरिस्ट गाइड्स आप देखें, स्ट्रीट वेंडर्स आप देखें, उनका यहाँ पर क्या होगा इस बारे में कोई भी बात नहीं देखने को मिलती है. सो जो काउंटर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है इन ऑल दीज पॉइंट इन दी अबाउट दीज कंसर्न, इनका बोला जा रहा है कि ये स्कीम ओनली फॉर डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ द टूरिज्म एमिनिटीज़ इन एंड अराउंड द मॉन्यूमेंट है. ठीक है, विच मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी जो प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन है, प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात हो रही होती तो आप देखेंगे एएसआई का रोल हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता. लेकिन ये सिर्फ डेवलपमेंट और ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बात कर रहा है. वही ये बात कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो फोकस कर रहा है बेसिक एमिनिटीज़ देने पे, है ना, और उसके लिए प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे ली जा सकती है, बट दैट डजेंट मीन दैट दे विल बी गिवन द एंटायर अथॉरिटी. ऑल्सो दिस इज सेइंग कि
ये जो पूरा सिस्टम है जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम की, ये एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहा है वाया मॉन्यूमेंट मित्रा। ठीक है। सो इसकी वजह से जो लोग हैं, जो पूरी कम्युनिटी है, उनके अंदर एक अवेयरनेस आएगी अबाउट आर हेरिटेज एंड दी साइट्स। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर नंबर 2। ठीक है, GS 2 के लिए और GS 3 के लिए ये आर्टिकल आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लें या हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की बात कर लें, दोनों ही लिहाज से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बात कर रहा है इंटरनेशनल कोड्स एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। सो इस आर्टिकल का अगर ओवरव्यू समझने की कोशिश करें तो इस आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट कोड्स के बारे में जो बात की जा रही है उसका जिक्र यहाँ पर होगा, और साथ ही यहाँ पर डिटरमाइन किया जा रहा है कि क्या इंटरनेशनल कोड्स जो हैं उनका रोल यहाँ पर क्या होगा, वो क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हैंडल करेंगे। और जब यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स सबसे बड़ा जो यहाँ पर लुक फॉरवर्ड किया जाएगा दैट इज़ फॉर दी स्मॉलर कंट्रीज़, की स्मॉलर कंट्रीज़ के लिए क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जाएंगे। चलिए तो समझ लेते हैं आर्टिकल को डिटेल में। देखिए, पैसिफिक ओशन की जब आप बात करेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स देखने मिल जाएंगे। यहीं पर एक आइलैंड है विच इज़ दी वनाउतू। देखिए, प्रीलिम्स में अब आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो आप मैप में जाके आपके एटलस में देख सकते हैं कि वनाउती की सिचुएशन कहाँ है। ये एक आइलैंड कंट्री है साउथ पैसिफिक ओशन में। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या करा, रिसेंटली दिस वनाउट टू अप्रोच टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्यों? इन्होंने यहाँ पर एक पिटीशन फाइल करी और बोला कि जो ICJ है ये अपना एक एडवाइजरी ओपिनियन दे टू द कंट्रीज़। यूनाइटेड नेशंस की जितनी कंट्री है उनको एक एडवाइजरी ओपिनियन दी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ यहाँ पर फेस किए जा रहे हैं और उनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये जो मूवमेंट यहाँ से वनाउतू ने लिया, इसका क्या, इसको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट किया जा रहा है। कारण क्यों? जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं तो आफ्टर दिस पिटीशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ICJ के सामने आ जाएगा, और बाकी सब भी यहाँ पर यही देख रहे होंगे, क्या ICJ, जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या ICJ यहाँ पर इंटरवीन कर सकता है, क्या वो कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर दिखा सकता है, स्पेशली फॉर दोज कंट्रीज दोज आर वेरी स्मॉलर इन साइज और क्लाइमेट चेंज से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी हो रही हैं। सो क्या यहाँ पर डिसीजन ये ले सकता है। So before going into much detail about this article, we should understand what is International Court of Justice, क्योंकि यहाँ से हमें प्री में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। ICJ की अगर हम बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड, और जो इसने स्टार्ट काम करना चालू किया था 1946 में। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो इसका प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशंस का, और सिचुएटेड है एट द पीस पैलेस इन दी हेग, नीदरलैंड। तो आपसे इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो अनलाइक द अदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट इज़ द ओनली वन विच इज़ नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क ऑल्सो, और ये आपको पता है कहाँ पर है, इन दी हेग, नीदरलैंड। अब देखिए इसका काम क्या है। जब हम ICJ की बात करते हैं तो इसका काम है लीगल डिस्प्यूट्स, जो भी स्टेट्स हैं उनको एडवाइजरी देना, उनको ओपिनियन देना इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, लीगल क्वेश्चंस को यहाँ पर रेज करना, और डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम कौन करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ICJ की अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 33 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, उसने यहाँ पर प्रोवाइड किया था, एक मैंडेट दिया था जिसके थ्रू हम ICJ को यहाँ पर फॉर्म कर सकें। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि जब भारत में आपने कुलभूषण जाधव का केस देखा था, वहाँ पर भी आपने ICJ का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली सुना होगा। याद करिए, जब कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया था इन दी मार्च 2016 बाय दी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस इन बलूचिस्तान प्रोविंस, हुआ क्या, माना जा रहा था कि ये ईरान से एंटर हुए हैं और इनको सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया था बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पियोनाज एंड टेररिज्म इन अप्रैल 2017। हुआ क्या, इंडिया ने हमेशा कुलभूषण जाधव ये मेंटेन किया कि भाई कुलभूषण जाधव कोई
स्पाई नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक गलत तरीके का क्लेम इनके ऊपर लगा रहा है। रिजल्टेड इनटू, जब कोई भी हासिल यहाँ पर हमें कुछ नहीं हुआ तो May 9 2018 को आईसीजे ने क्या कर दिया, इंडिया ने अप्रोच किया एंड रिजल्टेड इनटू आईसीजे ने स्टे कर दिया डेथ सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर एक पिटीशन फाइल करी बिफोर द यूनाइटेड नेशन बॉडी और बोला कि भाई जस्टिस दिया जाए कुलभूषण जाधव को, बिकॉज दिस इज द वायलेशन ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशन बाय द पाकिस्तान। फाइनली रिजल्ट आपको आईसीजे का देखने मिला 2019 में। आईसीजे ने रूल किया दैट पाकिस्तान वाज ऑब्लाइज्ड अंडर द इंटरनेशनल लॉ टू प्रोवाइड बाय मींस ऑफ इट्स ओन चूजिंग इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑफ जी जादव्स कन्विक्शन। वहीं पाकिस्तान ने यहाँ रिस्पॉन्स दिया कि in the wake of ICJ order, the Pakistan government promulgated a special ordinance to allow Jadhav to file a review। वहीं पाकिस्तान पार्लियामेंट ने फिर एक आप देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2021 को फाइल किया। However, India pointed out that the law has several shortcomings and that steps are needed to be implemented the ICJ order in letter and spirit। तो आप देखेंगे चाहे कोई भी केस आप उठा लीजिए, वर्ल्ड लेवल पर जो भी डिस्प्यूट है, चाहे किसी को डायरेक्शन देना है, तो आपको आईसीजे का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ आएगा। अब देखिए होता क्या है, आईसीजे की जो रूलिंग हमें यहाँ देखने मिलती है वो हो जाती है बाइंडिंग कंट्रीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है और सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन चार्टर को फॉलो किया हुआ है, साइन किया हुआ है। सो इन दैट सिनेरियो कंट्रीज़ यहाँ पर क्या हो जाती हैं, बाइंडिंग देखने के लिए मिल सकती हैं। सो अनलाइक द डिसीजन गिविंग अंडर द कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन, आईसीजे क्या प्रोवाइड करता है, कई बार एडवाइजरी ओपिनियन भी प्रोवाइड करता है एंड दोज एडवाइजरी ओपिनियंस आर नॉट बाइंडिंग। ठीक है, सो आईसीजे के जो एडवाइजरी ओपिनियन होते हैं वो आपको ज़्यादातर देखने मिलेंगे ऑन द क्लाइमेट चेंज, दैट विल ऑल्सो बी हैंडी इन क्लाइमेट रिलेटेड लिटिगेशन एट द नेशनल लेवल। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, वनातू ने इस तरीके के इनिशिएटिव क्यों लिया। आप देखिए हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, इतने सारे क्लाइमेट चेंज के लिए हमने इनिशिएटिव ले रखे हैं, लेकिन जो भी कोई शॉर्ट यहाँ पर डिलीवरीज हमें देखने मिली, कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन हमें क्लाइमेट चेंज का अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। एज ए रिजल्ट जितने भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं जैसे वनाताऊ एंड बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा रिजल्टेड इनटू सी लेवल भी इंक्रीज़ होगा एंड दिस सी लेवल व्हाट इट विल डू, ये वनाताऊ जैसे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। इन दिस 2021 में वनातू ने लॉन्च किया था एक इनिशिएटिव थ्रू द यूएनजीए टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द आईसीजे जस्ट टू क्लैरिफाई द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज to prevent the redress the adverse effects of the climate change. Since then, the initiative has gathered momentum with more than 100 countries backing this idea and everyone is looking forward what ICJ will do. अब लीगल क्वेश्चन यहाँ पर वनाताऊ ने जो रेज किया है वो सबसे बड़ा ये है कि व्हाट आर द इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीज टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम। So ICJ will interpret and clarify the existing international climate change law जो एनरिच करेंगे बहुत सारे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटीज को भी। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज द जनरल एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ टू फिल द गैप्स इन दीज ट्रीटीज। क्योंकि आईसीजे यूज़ कर सकता है नो हार्म प्रिंसिपल यहाँ, क्योंकि स्टेट्स आर अंडर एन ऑब्लिगेशन that activities within their jurisdiction do not damage the other countries। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट बन जाएगा हमारे किसके लिए, टू शेड द लाइट ऑन इक्विवोकल प्रोविजन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। अब देखिए हुआ क्या है, अगर हम क्लाइमेट जस्टिस और आईसीजे के बारे में यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे COP27 में ये डिसाइड किया गया था कि ये एग्री हुई थी सारी कंट्री दैट व्हाट दे विल डू, दे विल इस्टेब्लिश अ लॉस एंड डैमेज फंड। याद करिए कि लॉस एंड डैमेज फंड को यहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि फाइनेंशियली असिस्ट किया जा सके वल्नरेबल और डेवलपिंग कंट्री को। बट
कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दिया गया कि ऑन विच कंट्री दैट दे विल प्रोवाइड द फंडिंग, ऑन विच कंट्री दे विल नॉट प्रोवाइड द फंडिंग, देन हाउ दे गोना प्रोवाइड द फंड टू द कंट्रीज, व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड द अदर थिंग दैट वाज नॉट एट ऑल क्लियर। हालांकि यहाँ पर एक आप बात समझिए, एक कनेक्शन यहाँ पर हमें देखने मिलेगा बिटवीन द फंडिंग एंड द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्री इन द एमिशन इज येट टू बी डिटरमाइंड। then who's gonna determine, how it gonna be determined, this is again the question. सो डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये कि जो भी इशू आज तक हुआ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हमेशा उसको किस तरीके से लेती हैं, लाइटली लेती हैं। ये लॉस और डैमेज जो इन्होंने किया है उसका यहाँ पर कोई भी बात नहीं निकल कर आती, किसी भी तरीके का हमें इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखने के लिए मिलता टुवर्ड्स दी डेवलपिंग नेशंस और दी स्मॉल आइलैंड। सो अगर आज की डेट में हम देखें तो इट इज़ नॉट जस्ट द ICJ हुज एडवाइजरी ओपिनियन इज़ बीइंग सॉट, बट इसी के साथ आप देखेंगे तो जो कमीशन है वो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल लॉ comprising countries like Antigua and the Barbuda and the Tuvalu. They also sought the advisory opinion of the Hamburg-based International Tribunal for the Law of the Sea. और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ITLOS भी यहाँ पर कुछ डिसीजन देगा। हालांकि ITLOS की अगर हम बात करें तो दे हैव already been requested to determine the specific obligation of the countries under the United Nations Convention on the law of the sea about preventing, controlling, reducing pollution of the marine environment. So अब ये देखना होगा कि यहाँ ICJ का रूलिंग क्या आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ बात की जा रही है RBI की नए पायलट प्रोजेक्ट जो कि है कॉइन वेंडिंग मशीन। देखिए रिसेंटली RBI ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जो कॉइन वेंडिंग मशीन है इसको ये इस्टेब्लिश करेंगे ना। तो क्वेश्चंस कम बेसिकली ये है क्या, देखिए RBI QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन्स यहाँ पर इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। ये प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है, आसान भाषा में इसे समझ लेते हैं कि ये जो वेंडिंग मशीन है, जब इस पर कोई भी व्यक्ति अपने UPI के थ्रू इसको स्कैन करेगा एंड दे विल डिमांड अ सर्टेन अमाउंट, व्हाट दिस मशीन विल डू, इट विल स्टार्ट डिस्पेंसिंग द कॉइन्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज़र, रिजल्टेड इनटू जो उसके अकाउंट में जो सर्टेन अमाउंट है वो यहाँ से डेबिट कर लिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ द फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट्स, the customer would be endowed the opinion of withdrawing coins in required quantities and denominations also. तो इस सब के पीछे जो सेंट्रल आइडिया है वो ये था कि जो कॉइन्स की एक्सेसिबिलिटी है उसको आसान बनाना, सो दैट पीपल कैन गेट इट। साथ ही यहाँ पर जो सप्लाई साइड है उसको भी ध्यान में दिया जा रहा है कि जो सप्लाई साइड है हमारी कॉइन्स की वो यहाँ पर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे RBI had stated that the situation with respect to coins was very peculiar, with the high supply being very high. So it is a time कि हमें क्या करना चाहिए कि इसका एक जो सप्लाई और डिमांड है वो मेंटेन करने की आवश्यकता है। ये मशीन के प्रपोज करने का सबसे बड़ा रीज़न आप देखेंगे, इट इज़ to be departure from the conventional machine which relied on banknotes for facilitating coin exchange. Further, this proposal machine would eliminate the need for physical tendering of the banknote and their authentication also. And what will happen? This will observe that the currency being fed into the machine for the coin exchange were often found to be fake and could not be checked right at that point of time, रिजल्टेड इनटू ये एलिमिनेट कर देगा फिजिकल टेंडरिंग ऑफ द बैंक नोट। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या ये जो कॉइन्स हैं इनका हमारी इकोसिस्टम में कोई वैल्यू है। तो देखिए अगर हम RBI की रिसेंटली लेटेस्ट बुलेटिन को देखें तो इनके हिसाब से टोटल वैल्यू जो आज की डेट में सर्कुलेशन है रुपीज़ कॉइन की, दैट स्टूड बाय 28,857 करोड़ रुपीज़। ठीक है, बात की जाए तो यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में आज की डेट में 7.2% जो कॉइन्स हैं ये आपको ज़्यादा सर्कुलेट दिखाई देंगे। ठीक है, अगर हम सर्कुलेशन देखें स्मॉल कॉइन्स का तो वो कुछ खास यहाँ पर चेंज नहीं होगा, दैट इज़ अबाउट 743 करोड़ रुपीज़। ठीक है,
For perspective, coins in India are used for denomination of 50 पैसा, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। आपको पता है इस तरीके के कॉइन हमें देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पे 50 पैसा कॉइन क्या बोला जाएगा, द स्मॉल कॉइन, वाइल दोज 1 रुपीज़ एंड दी अबव आर कॉल्ड द रुपीज़ कॉइन। तो याद रखिएगा, रुपीज़ कॉइन किसे बोलते हैं, जो 50 पैसा या उससे जो 1 रुपये और उससे ज़्यादा के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन, डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए हमारे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और आप हमारी भोपाल एवं इंदौर ब्रांच में भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो बात यहाँ पर की जा रही है, इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है इंडिया के 3rd मून मिशन को लेकर। ठीक है, बात यहाँ पर की जा रही है चंद्रयान 3 के बारे में। ओके, देखिए समझ लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है अपना जो फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट है ऑफ द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का, जो कि क्या करेगा, इसको यहाँ पर LVM-3 के थ्रू इस व्हीकल को लॉन्च करेगा फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाट इज चंद्रयान 3? देखिए, चंद्रयान 3 मिशन फॉलो अप है हमारे चंद्रयान 2 मिशन का। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इस मिशन की, चंद्रयान 2 मिशन का, ये यहाँ चंद्रयान 3 मिशन की यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा Chandrayaan 2 of July 2019, which aimed to land on the rover of the lunar South Pole. Now, what happened? The subsequent failure of that Vikram lander led to the pursuit of another mission for demonstrate the landing capability needs for the lunar polar exploration towards this moon. ठीक है, होगा क्या? Now this will have the orbit and the landing module. However, this orbit won't be loaded with scientific instruments like Chandrayaan 2. इसका काम बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, it will only be confined to carry the lander to the moon, oversee the landing from its orbit, and then communicate between the lander and the earth station. अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए, जो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का डिज़ाइन है उसको कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर जो लैडर है ऑफ इसरो चंद्रयान 3, इट विल बी पावर्ड बाय द 4, आप देखेंगे 4 थ्रॉटल एबल इंजन। इन एडिशन इट विल बी एंडोड विद अ लेज़र ड्रॉपर वेलोसीमीटर। इम्पॉर्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें इस एक्सप्लोरेशन की, तो मून इज़ द क्लोजेस्ट हेवनली बॉडी हमारे प्लैनेट की। अब इसका टेस्ट करना, इसकी टेक्नोलॉजी, इसको जानना, इसके से के थ्रू हमें बहुत सारी स्पेस की जानकारी मिल सकती है। ऑल्सो दिस एक्ट्स एज अ promising cosmic body to explore and to achieve better understanding about the extraterrestrial territories. Also, this will encourage the advancement of technologies. It will also inspire the future scientists and promote the international alliances. However, it provides a connection to the history of the solar system and primitive Earth also. सो जब बात की जा रही है कि भाई मून का सिर्फ साउथ पोल ही यहाँ पर क्यों स्टडी किया जा रहा है, तो वन की रीज़न इज़ टू टारगेट द मून सदर्न पोल विद चंद्रयान 3 दैट it contains the larger shadowed area than the northern pole. Scientists believe that these area on the lunar surface possibly have some permanent sources of water. Also, scientists believe that there have been a keen interest in the crater present in the southern pole because they believe they could traps many contains mysterious fossils that recorded of the early planetary system, and with that these missions become very important for ISRO. चलिए, सो इट्स अ करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स टाइम, और पहली न्यूज़ है, द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू इस्टेब्लिश in the India in will be Deakin University of Australia. This is the autonomous campus that will be built in Gujarat International Financial Tech City, which is the gift city. Next, India's purchasing manager index declined to a 4-month low at 55.3 in February, owing to a rise in input cost.
According to the S&P Global India Manufacturing PMI report, in January, the manufacturing PMI stood at 55.4. The India headline figure, however, remained above its long-run average of 53.7. Next, World Seagrass Day is celebrated annually on 1st of March to raise awareness about seagrass and its important function in the marine ecosystem. And last in the cool todays, the foundation stone laying ceremony for the first ever compressed biogas plant project in the northeast India took place at Damora Pathar in Sonpur under the Kamrup district. So it's a quiz time, and first question is, which institution launched India's first municipal bond index? Next question is, which city is the host of International Bioresource Conclave and Ethnopharmacology Congress 2023? So you all know the drill. Correct answer आपको हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the right answer. So आज के लिए बस इतना ही. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.